है बेटा। आज हम एक और लेक्चर का स्टार्ट कर रहे हैं और वो नया लेक्चर आपका इंटरमीडिएट क्लास का होगा और वो है बेंजीन के बारे में, क्योंकि आपने अल्काइंस भी कंप्लीट कर लिए हैं, आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट हो गई है और अब बेंजीन का स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद उसके रिएक्शंस जो हैं इनको हम देखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज टॉपिक स्टार्ट होगा कहाँ से? बेंजीन केमिस्ट्री या केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन। बेंजीन की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। और बेंजीन असल में है क्या? बेंजीन इज फर्स्ट मेंबर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स का फर्स्ट मेंबर है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। और उसके बाद इट इज फाउंड इन नेचर। ये हमें दुनिया में मिलता है एज, किस शक्ल में मिलता है? एज कलरलेस लिक्विड having प्लेजेंट स्मेल। यानी उसके अंदर क्या होती हैं? बहुत अच्छी खुशबू होती है और ये प्लेजेंट स्मेल रखता है, अच्छी खुशबू रखता है, रोजी स्मेल रखता है, ठीक है। उसके बाद इट इज हाईली फ्लेमेबल, यानी ये फ्लेमेबल क्या है? लिक्विड है। ये ऐसे ही जलता है जैसे पेट्रोल जलता है। पर एक बात है, इट बर्न्स, जब ये जलता है, विद स्मोकी फ्लेम। यानी इसका जो फ्लेम होता है वो क्या होता है? स्मोकी फ्लेम होता है, धुएं वाला इसका फ्लेम होता है। इट इज ड्यू टू 93% कार्बन बाय मास। जिसमें कार्बन बाय मास बहुत ज्यादा होगा तो उसमें स्मोक पैदा होगा, और 7% बाय मास इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो ये इस तरीके से ये एक जहरीला कंपाउंड आप इसको कह सकते हो, लेकिन जब ये जलेगा तो स्मोकी फ्लेम पैदा करता है। पर जलता पेट्रोल की तरह ही है, बट फ्लेम क्यों पैदा करता है? क्योंकि अभी आपको बताया कि इसलिए स्मोकी फ्लेम बनाता है कि ये कार्बन इसमें बहुत ज्यादा है बाय मास, लेकिन हाइड्रोजन उसके मुकाबले में बहुत कम है। उसके बाद इट मेल्ट्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइल्स, और बॉइलिंग पॉइंट है एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद इट इज हाईली पॉइजनस लिक्विड, बहुत जहरीला लिक्विड है। एंड और काजेस, क्या पैदा करता है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर पैदा करता है ऑन ड्रिंकिंग। अगर ये पी लिया जाए इसका लिक्विड तो रेड ब्लड सेल्स को खत्म कर देता है। इट इज हाईली नॉन पोलर लिक्विड। ये नॉन पोलर लिक्विड है, देयरफॉर फिर इस वजह से इट इज इनसॉल्युबल इनटू वाटर। पानी में हल नहीं होता, बट पर सॉल्युबल इनटू किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स।
जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं सच एज इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, ईथर्स, ठीक है ना, और उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह इनमें हल हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट इसके बेंजीन की पहचान, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, जिनके बेसिस पर आप कह सकते हो कि बेंजीन एक बहुत यूनिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब आते हैं बेंजीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो यहां पर हम जब बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको पता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। यहां पर हर कार्बन अपने बाकी कार्बन के एटमों के साथ कौन से बॉन्ड्स बनाता है, एक सिंगल, एक डबल। तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, और उसमें अगर पाई बॉन्ड बन जाए तो डबल बॉन्ड बन जाता है। तो कार्बन कार्बन के साथ दो किस्म के बॉन्ड्स बनाते हैं, और फंक्शनल ग्रुप बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है। तो इसलिए यहाँ हर कार्बन की डबल बॉन्ड बनाने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और उसके बाद हाइड्रोजन हर एक जो है वो sp2 कार्बन के साथ s हाइब्रिडाइजेशन करता है। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, हाइड्रोजन sp2s हाइब्रिडाइज होता है। और यहाँ डबल बॉन्ड हो या फिर सिंगल बॉन्ड, तो इनकी बॉन्ड लेंथ जो है सबकी ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है, और ये 1.39 एंगस्ट्रम होती है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो। और यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ इसलिए बराबर होती है कि डबल और सिंगल बॉन्ड जो है ये ऑलमोस्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन से डबल बॉन्ड रोटेट करते रहते हैं, तो कोई सिंगल बॉन्ड यहाँ रहता ही नहीं, आधा डबल आधा सिंगल आधा डबल। तो इस वजह से यहाँ बॉन्ड लेंथ आपकी कार्बन टू कार्बन क्या रहेगी? ये कांस्टेंट होती है, 1.38 या 1.39 होती है। तो हम इसमें बेंजीन के अगर बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो नंबर 1 यानी बेंजीन जो है, बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, यानी ये बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2 है। और उसके बाद ईच बॉन्ड एंगल, यानी बेंजीन में सारे के सारे बॉन्ड एंगल जो हैं ये कितने होते हैं? इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। और उसके बाद तीसरा क्या है? इट इज ए हेक्सागोनल हेक्सागोनल प्लेनर मॉलिक्यूल, यानी इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो कौन सा होता है? हेक्सागोनल प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। अब आते हैं, ये तो है बेंजीन के स्ट्रक्चर के बेसिक पॉइंट्स या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब हम बेंजीन के और स्ट्रक्चर की बातें करेंगे और उसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो इनमें हम नेक्स्ट पॉइंट जो लेते हैं वो है रेजोनेंस। क्या बेटा? स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड, और दूसरा क्या है? रेजोनेंस रेजोनेंस एनर्जी। एक तो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर,
दूसरा क्या है? रेजोनेंस एनर्जी। हम सबसे पहले देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। देखो, बेंजीन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में एक डबल, एक सिंगल, डबल सिंगल अल्टरनेट पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब यही स्ट्रक्चर बेंजीन का आप देखो यूं भी बना सकते हो, इस तरीके से भी आप बेंजीन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बिल्कुल वही सेम है, बस हम थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे। कौन सी चीज? ये देखो, ये भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर दोनों सेम है, 1 और 2, लेकिन एक बात है, यहाँ से बॉन्ड्स की पोजीशंस क्या है? चेंज है। तो आप बेंजीन को इस स्ट्रक्चर में लिखो या इसमें, दोनों बेंजीन के माने जाते हैं और ये स्ट्रक्चर्स जो है एक्सेप्टेबल हैं। तो जब एक ही कंपाउंड को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट किया जाए और वो स्ट्रक्चर उसमें बनते हों, मौजूद हों, तो वो उसके स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। यानी व्हेन ए सिंगल कंपाउंड is represented by two or more than two possible structures। जब एक ही कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूल एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाए तो फिर ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ ए सिंगल कंपाउंड, एक ही सिंगल कंपाउंड के, आर, इनको क्या कहते हो? आर कॉल्ड इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये उस कंपाउंड के क्या कहलाते हैं? पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, ये अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि एक सेकंड में ये बना है, दूसरे में इसमें चेंज हो जाएगा, फिर तीसरे में ये, तो ये एक दूसरे में तब्दील होते रहते हैं। तो इसलिए इनको, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को, चाहे कितने भी कंपाउंड के बने, उनको कभी भी स्टेबल नहीं माना जाता है। तो इसलिए ये एक दूसरे में चेंज होते हैं, तो ये अनस्टेबल माने जाते हैं। आया, क्योंकि ये एक दूसरे में क्या होते रहते हैं? इंटर कन्वर्टेड टू ईच अदर, यानी ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। परमानेंट कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो अब हम अगर बेंजीन के इन्हीं स्ट्रक्चर्स पर बहस करेंगे तो फिर हमें बेंजीन के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं? देखें, बुक्स में तो आपको ज्यादातर ये मिलेंगे। ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, ये किसने प्रपोज किए थे? ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैक्यूल। तो इस वजह से इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो? कैक्यूल स्ट्रक्चर्स कहते हो। ठीक है। अब दूसरे स्ट्रक्चर भी रेजोनेंस के बेंजीन में आपको, फेडरल में, पीटीबी में आपको मिल जाएंगे। वो स्ट्रक्चर जो है वो है तो यही, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड्स का सीक्वेंस थोड़ा चेंज। यहां पर डबल बॉन्ड्स की पोजीशन कुछ यूं होती है, ये एक यानी कि स्ट्रक्चर बना, और उसके बाद यही स्ट्रक्चर फिर एक और स्ट्रक्चर में चेंज होगा, और वो स्ट्रक्चर यहां पर आप देखोगे इस तरह से बनेगा। ये देखें, ये एक हेक्सागोनल रिंग बनेगी इस तरीके से, और ये भी यहां पर डबल बॉन्ड्स हैं। अब ये इस पोजीशन में आ जाएगी और फिर ये मूव करेगा। अब इसने सिर्फ गोल घूमना है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे
तो आप देखें ये बन गया। तो अब ये स्ट्रक्चर जस्ट रोटेट कर रहे हैं यूं, फिर ये यूं रोटेट करेगा और ये यूं रोटेट करेगा। ये स्ट्रक्चर्स किसने दिए थे? ये स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए थे डीवर ने। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डीवर स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हो? डीवर्स स्ट्रक्चर्स बोलते हो, क्योंकि इनको प्रपोज करने वाला साइंटिस्ट कौन था? डीवर। तो 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं और 3 डीवर के स्ट्रक्चर्स हैं। कुल मिला के बेंजीन के जो टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो वो 5 स्ट्रक्चर होते हैं और ये कोई भी परमानेंट नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि बेंजीन possess बेंजीन possess 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। 5 इसके क्या हैं? बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं और उनमें याद रखो 2 जो हैं वो कैक्यूल ने प्रपोज किए थे हेक्सागोनल रिंग वाले, एंड और 3 जो हैं वो किसके हैं? डीवर ने प्रपोज किए थे। तो इस वजह से इनको डीवर स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। तो ये टोटल 5 स्ट्रक्चर्स जो हैं बेंजीन में हमें मिलेंगे और ये इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हमारे सिंटेक्स सिर्फ 2 को मानता है, इनको नहीं मानता, लेकिन फेडरल पीटीबी वाले कहते हैं नहीं भाई ये भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी बेंजीन के हैं, लिहाजा इनको भी इनका स्ट्रक्चर माना जाए। अब हम ऐसा करते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर जितने भी हैं, डीवर के हैं, कैक्यूल के हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हम कहते हैं भाई इतने सारे अब कौन सा बनाए कौन सा नहीं बनाए। तो फिर हम ऐसा करते हैं, कोई ऐसा इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इन सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। तो जब हमने ये देखा कि ये 2 स्ट्रक्चर्स आपस में मिल जाएं तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाली रिंग दोनों में सेम, ये पाई बॉन्ड इधर है, इसके पाई बॉन्ड जो है ये अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं, ये इधर आ गए। तो अब ये पाई बॉन्ड और ये मिलाएं तो ये एक सर्किल बनता है, ये पाई बॉन्ड सिस्टम का है। इस स्ट्रक्चर को जो सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को मिला के बनाया जाए उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हो। क्या कहते हो इनको? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यानी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो असल में क्या है? यानी इट इज रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ, सारे मिला दिए रेजोनेंस, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल किसके? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को मिलाकर आपने कोई अगर स्ट्रक्चर बनाया है तो फिर इसको क्या बोलते हो? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हो। अब थोड़ा सा बात हो जाए, हर कंपाउंड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स तो कई हो सकते हैं लेकिन उसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक ही होगा, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के फिर बनाया जाता है। तो हर कंपाउंड का रेजोनेंस हाइब्रिड तो एक ही होता है, अलबत्ता रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है ना वो तो कई हो सकते हैं, वो तो कई बना सकते हो। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ये आमतौर पर कहते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इज स्टेबल, ये स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों स्टेबल होता है? बिकॉज क्योंकि इट कैन नेवर बी कन्वर्टेड,
यानी इसको हम चेंज नहीं कर सकते इनटू अदर स्ट्रक्चर्स, इसको दूसरे स्ट्रक्चर्स में चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है यही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, असल शक्ल उसकी यही होती है, फाइनल परमानेंट स्ट्रक्चर यही होता है, इसी को बुक्स में लिखा जाता है। जबकि वाइल अगर आपसे पूछें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्यों बनाते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड तो स्टेबल है, वाइल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, द मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज को जाहिर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को इनसाइड ए कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर चार्जेस जो मूव कर रही हैं उनकी मूवमेंट चार्जेस की जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की या चार्जेस की किस तरह होती है, पहले कहाँ थे इलेक्ट्रॉन, अब क्या शिफ्ट हो गए, होते रहते हैं, अगर होंगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, अगर चार्जेस कंपाउंड में मूव नहीं करेंगी, पाई बॉन्ड मूव नहीं करेगा, लोन पेयर मूव नहीं करेगा, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी नहीं बनेंगे। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट, चार्जेस की मूवमेंट को जाहिर करते हैं, तो इसलिए बनाए जाते हैं। तो ये क्योंकि चार्जेस तो मूव करते रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन भी मूव करते रहते हैं, बॉन्ड्स भी मूव करते हैं पाई बॉन्ड, तो फिर इसका मतलब है ये जब मूव करेंगे तो स्ट्रक्चर तो चेंज होता रहेगा, लिहाजा रेजोनेंस इसी का नाम, मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अनस्टेबल होते हैं और ये मूवमेंट को ही शो करते हैं। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ना, ये सारे चार्जेस कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, कहाँ कहाँ बॉन्ड हो सकते हैं, सबको मिला के बनाया जाता है, तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर होता है हाइब्रिड, ये स्टेबल होता है। ठीक, अब आते हैं इसी में हमें एक और पॉइंट देखना है, एक और पॉइंट देखना है, और वो पॉइंट हमारा कौन सा वाला है, दैट इज कॉल्ड, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ किसकी, बेंजीन, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी। असल में बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी है क्या, या रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो हो गया। अब देखें बेंजीन के अंदर तीन क्या हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, दिखते तो तीन हैं लेकिन ये रोटेट करते रहते हैं, आधे आधे होते हैं हर जगह। तो बेंजीन के हर पाई बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी, अंदाजा है आपको। तो इसके लिए साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक कंपाउंड लिया जो कि थोड़ा सा बेंजीन से मिलता जुलता था। कौन सा था, ये एग्जिस्ट भी करता है, इसका हेक्सागोनल रिंग था और उसमें एक क्या था, पाई बॉन्ड था। अब इस एक पाई बॉन्ड को जब तोड़ा गया, डबल बॉन्ड को तोड़ा गया, तो तकरीबन यहां पर इनको कितनी किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी, 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी, और इसका नाम है कंपाउंड का साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ये था, ये रियल है। अच्छा, अब एक पाई बॉन्ड को तोड़ा तो 120 किलो जूल एनर्जी दी। अब साइंटिस्ट इस तलाश में थे कि कोई ऐसा कंपाउंड बेंजीन जैसा मिल जाए जिसमें पाई बॉन्ड बेंजीन की तरह तीन हो, पर ऐसा रियल में तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ये तो एग्जिस्ट कर रहा था एक पाई बॉन्ड वाला। अब इन्होंने अपने अंदाजे पर एक हाइपोथेटिकल, एक तस्वुराती कंपाउंड बनाया जिसमें दो पाई बॉन्ड थे। अब इसका नाम होगा साइक्लो हेक्साडाइइन, यानी ये 1 2 3 4 5 6
यानी दो डबल बॉन्ड थे, डाइईन हेक्सा, हेक्सा बेंजीन की तरह का स्ट्रक्चर था। इन्होंने कहा भाई एक बॉन्ड की अगर 120 किलो जूल एनर्जी है तो फिर दो पाई बॉन्ड्स की कितनी होनी चाहिए? 240 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए। 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी तस्वुर था, असल तो ये था नहीं कंपाउंड, ये था सिर्फ एनर्जी ये थी। अब उसके बेस पर इन्होंने एनर्जी को डबल करके रख दिया, भाई इतनी होगी। चलो अब अगर हम बेंजीन की बात करें तो इसमें तो 3 पाई बॉन्ड है, दो की अगर ये एनर्जी है, एक पाई बॉन्ड की 120 है, तो फिर 3 पाई बॉन्ड्स की कितनी होगी? ये होगी 360 किलो जूल पर मोल। कितनी होगी? 360 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए बेंजीन की एनर्जी, क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूट रहा है 120 पे, तो दो डबल पे 240 पे टूटेंगे। ठीक है, और अगर तीन बॉन्ड हैं तो फिर कितने पे टूटने चाहिए? यही एनर्जी 3 गुना बढ़ा। और ये कंपाउंड अगर बेंजीन जैसा होता अल्कीन में तो इसका नाम क्या होता? बेंजीन का अगर आयुपेक नेम अल्कीन में लिखा जाता तो क्या लिखते? साइक्लो हेक्सा ट्राइइन लिखते आप। तो साइक्लोहेक्साट्राइइन एक तस्वुराती कंपाउंड है, क्योंकि असल में तो ये है नहीं, ना ही ये है, बस ये मौजूद है। तो ये इतनी होनी चाहिए थी क्या? बॉन्ड एनर्जी किसकी? साइक्लोहेक्साट्राइइन की, जो बिल्कुल बेंजीन जैसा अल्कीन अगर होता तो। अब बेंजीन की एनर्जी चलो भाई कैलकुलेट की इन्होंने प्रैक्टिकली, इसके बॉन्ड्स के थ्रू इन्होंने बेंजीन के बॉन्ड्स की, ट्रिपल बॉन्ड के, सॉरी डबल बॉन्ड के 3 बॉन्ड्स के सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट की। तो इनको इन 3 पाई बॉन्ड्स की एनर्जी मिली कितनी? पाई बॉन्ड सिस्टम की ये मिली 210 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जबकि इन्होंने जो तस्वुर पेश किया था, तस्वुराती कैलकुलेशन की थी, वो कितनी थी? 360 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हमें इन दोनों में फर्क तो नजर आ रहा है ना, कितना फर्क है बेंजीन के एनर्जी में और बॉन्ड एनर्जी में, और एक तस्वुराती कंपाउंड जो उन्होंने बनाया साइक्लो हेक्सा ट्राइइन। तो इन्होंने डिफरेंस निकाला एनर्जी का, हायर वैल्यू कितनी थी? 360। अब उसमें से 210 क्या किया? माइनस, तो डिफरेंस कितना मिला? 150 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस मिल रहा। अब ये जो डिफरेंस है, एक तस्वुराती बॉन्ड एनर्जी जो एक पाई बॉन्ड के बेस पर कैलकुलेट की, किसी अल्कीन के 3 बॉन्ड्स की, वो बनी है, लेकिन असल में इसमें भी 3 पाई बॉन्ड थे। ये रियल कितनी मिली? 210 किलो जूल्स मिली। तो इसका मतलब है दोनों में एक वाजे फर्क था। ये जो वाजे फर्क आया है थ्योरेटिकल और एक्चुअल बॉन्ड्स कंपाउंड के अंदर उनकी एनर्जी में, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है। तो अब हम यहां पर इसको डिफाइन कैसे करते हैं? यानी हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी है क्या? डिफरेंस ऑफ एनर्जी या डिफरेंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी में एक वाज़ेह डिफरेंस है इन बिटवीन, इन बिटवीन ए रियल एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी कंपाउंड। ठीक है, एक रियल और एक इमेजिनरी कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी में जो फर्क होता है, इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड रेजोनेंस
एनर्जी, इसको बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी। तो बेंजीन के हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जो बनाया और जो रियल था, इसमें कितना डिफरेंस आया? तो वो कह रहा है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज कितनी है? 150 किलो जूल पर मोल, और कैलोरीज में करोगे तो ये तकरीबन 36 किलो कैलोरी पर मोल होता है, क्योंकि आपको पता है 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जूल्स के बराबर होता है। इसलिए तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो जूल्स को कैलोरीज में, ये इतनी बनेगी, जूल्स में रखोगे तो ये होगी। अब ये जितना डिफरेंस बढ़ता है उतना कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बनता है। ये जितना रेजोनेंस एनर्जी का डिफरेंस कम होता है हाइपोथेटिकल और रियल में, उतना वो कंपाउंड समझ लो अनस्टेबल होता है। तो ये है बेंजीन के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाइपोथेटिकल और रियल स्ट्रक्चर में फर्क जो है, इसको कहा जाता है हाइपोथेटिकल और रियल स्ट्रक्चर में फर्क जो है। ठीक, अब आते हैं सेचुरेटेड, या ऊपर अब हम लिखेंगे बेंजीन के कौन से कैरेक्टर्स को आप पढ़ोगे, वो है केमिकल, क्या? केमिकल रिएक्शंस ऑफ, किसके केमिकल रिएक्शंस हैं? ऑफ बेंजीन, बेंजीन के केमिकल रिएक्शंस। तो बेंजीन जो है, हम सबसे पहले इसका केमिकल बिहेवियर देखते हैं। आपको पता है कि बेंजीन में 3 क्या मौजूद हैं? डिसकंटीन्यूअस पाई बॉन्ड्स, और जिस भी कंपाउंड में डिसकंटीन्यूअस पाई बॉन्ड हो या कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड हो, तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है? अनसेचुरेटेड। तो बेंजीन भी दिखने में क्या लग रहा है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लग रहा है। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 क्या? पाई बॉन्ड्स, यानी इसमें 3 क्या हैं? पाई बॉन्ड्स हैं। इन 3 पाई बॉन्ड्स की वजह से हमें बेंजीन कौन सा कंपाउंड दिख रहा है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि पाई बॉन्ड जिसमें भी होगा तो सेचुरेटेड तो नहीं होगा ना, वो कंपाउंड क्या होगा? अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा। लेकिन यहां एक टेस्ट किया जाता है और फिर वो बताएगा कि कंपाउंड, क्योंकि हमें बॉन्ड तो नजर नहीं आते ना, तो अब जब बेंजीन का टेस्ट किया गया, इसको बोलते हैं सैचुरेशन टेस्ट, यानी वो नेचर बताएगा हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। और ये 100% क्या है? श्योर टेस्ट होता है। और ये टेस्ट किस तरह किया जाता है? कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 का वाटर सॉल्यूशन होता है, कौन सा? पिंक होता है। अगर ये कंसंट्रेटेड हो तो वायोलेट होता है। उसके बाद दूसरा है K2Cr2O7 सॉल्यूशन होता है, ये येलो कलर का होता है। ठीक है। उसके बाद K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, ये सॉल्यूशन भी येलो होता है। दूसरा होता है Br2 ब्रोमीन सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये कौन से कलर में होता है? ये ब्राउन कलर। ये इनमें से कोई भी एक कंपाउंड उठाओ, उसका सॉल्यूशन उठाओ, उसमें मिलाओ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाने पर इनमें से इसका 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 या इसका कलर डिसअपियर हो जाए, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाए, तो हम कहेंगे कंपाउंड क्या है? अनसेचुरेटेड है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन ऐड होती है।
या फिर ये एटम ऐड हो जाते हैं। और अगर अगर ऐसा हो कि इस येलो, पिंक, ब्राउन सॉल्यूशन में आप कंपाउंड तो ऐड कर रहे हो, लेकिन एक बात है, कौन से वाली, के उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, तो फिर समझ जाओ कंपाउंड कौन सा है, सैचुरेटेड। तो अब ये हम टेस्ट आमतौर पर करते हैं और ये टेस्ट हमें हर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे फिट बैठता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यानी KMnO4, K2Cr2O7, K2CrO4 या फिर Br2 सॉल्यूशन, ठीक है, ये उठाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ऐड करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब रिजल्ट देखो, इफ अगर कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाए, डिसअपियर, क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो फिर समझ जाओ कि कंपाउंड कौन सा है। अगर कलर डिसअपियर हो जाए तो कंपाउंड कौन सा होगा, कंपाउंड होगा अनसेचुरेटेड, क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इफ अगर क्या हो, इफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन का कलर नॉट चेंजेस, चेंज नहीं होता है, तो फिर समझ लो कंपाउंड, जो कंपाउंड है इज, ये क्या है, इज सेचुरेटेड, ठीक है। क्या होगा, कंपाउंड सेचुरेटेड होगा, ठीक। यानी अगर सॉल्यूशन में मिलाते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड और कलर चेंज नहीं होता तो सैचुरेटेड होगा, और अगर कलर चेंज हो गया, कलर खत्म हो गया, तो अनसेचुरेटेड। अब यही टेस्ट बेंजीन का किया गया, तो बेंजीन से जब ये कंपाउंड मिलाए गए तो बेंजीन ने रिएक्ट नहीं किया और कलर भी चेंज नहीं किया, तो इस वजह से हम फिर क्या कहते हैं, बेंजीन कैन नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ किसका, KMnO4, K2Cr2O7 और Br2 सॉल्यूशन। इट प्रूव्स, फिर इसने किस बात को प्रूव किया, दैट के बेंजीन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेंजीन हमें एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे नजर आ रहा है, ऐसा ही है ना, क्योंकि कलर तो चेंज नहीं कर रहा, तो सैचुरेटेड तो चेंज नहीं करते हैं, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे नजर आ रहा है, सही है। अब इसकी वजह क्या है, नॉर्मली बेंजीन, इस टेस्ट ने साबित किया कि सैचुरेटेड, हालांकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड तो अनसैचुरेटेड होता है, बेंजीन ने साबित किया कि वो सैचुरेटेड नहीं, क्या है वो, एक, सॉरी, अनसैचुरेटेड नहीं, क्या है, सैचुरेटेड। हालांकि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड होना चाहिए, पर अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड कैरेक्टर दिखा रहा है। अब इसकी वजाहत यानी कि एक्सप्लेनेशन हमने जब पूछी तो कैक्यूल ने एक्सप्लेनेशन दी, एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका, सैचुरेटेड
सैचुरेटेड कैरेक्टर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का सैचुरेटेड कैरेक्टर। तो अगर आप ये देखो, बेंजीन में एक बात आपको नॉर्मली नजर आएगी, कौन सी है? बेंजीन के आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े। पहले ये स्ट्रक्चर बना, कुछ देर बाद ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, किसमें? इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 और ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है। तो इसका मतलब है ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये बार बार क्या कर रहे हैं? अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस अमल को, जिसमें पाई बॉन्ड मूव करता रहता है और जब ये मुसलसल मूव करता रहता है तो हमें यूं दिखाई देता है स्ट्रक्चर के बेंजीन में पूरे 6 के 6 पाई बॉन्ड्स पर ये आधा यहां बनता है, आधा यहां, फिर आधा इधर, तो ये मूव करता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाइब्रेशन होती है कार्बन की क्लोज चेन के अंदर, जिससे पाई बॉन्ड जो है ना वो रोटेट करता है रिंग के अंदर, और इसकी रोटेशन की वजह से 6 के 6 कार्बन पर दिखाई ऐसे देता है कि 6 पाई बॉन्ड, हालांकि है तो 3, लेकिन वाइब्रेशन हुई अब ये 6 का कैरेक्टर आ गया। किसका आ गया? 6 का कैरेक्टर आ गया। तो ये जो पाई बॉन्ड जब 6 के 6 कार्बन पर मूव करता रहेगा और कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर पैदा करेगा, इस अमल को हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड सिस्टम। डीलोकलाइजेशन मतलब हरकत में है, लोकलाइज यानी रुका हुआ, डीलोकलाइज है मीन्स हरकत में। तो इसका मतलब हम क्या लेंगे? यानी इन बेंजीन, बेंजीन में पाई बॉन्ड सिस्टम, यानी जो पाई बॉन्ड सिस्टम है इज डी लोकलाइज्ड, यानी ये मूव करता रहता है, डीलोकलाइज है, हरकत में है, एक जगह रुका हुआ नहीं है। विच प्रोड्यूस, जो फिर प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर, क्या पैदा कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर पैदा कर रहा है, क्या? ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स का कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर पैदा कर रहा है। एट, किस पे पैदा कर रहा है? एट ईच कार्बन, हर एक कार्बन पर ये कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड का कैरेक्टर पैदा कर रहा है। इट प्रोड्यूस, फिर इससे क्या प्रोड्यूस होता है? सेचुरेटेड, सेचुरेटेड कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ बेंजीन, ठीक है। और इस डीलोकलाइज यानी मूव करते हुए सिस्टम को जब देखा जाए तो दिखाई ऐसे देगा, सारे पाई बॉन्ड्स हैं, कोई भी इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं। तो ये कैरेक्टर नॉर्मली बेंजीन शो करता है। अब अगर इसके पाई बॉन्ड को, सिस्टम की वाइब्रेशन को रोका जाए तो ये पाई बॉन्ड रुक भी जाते हैं और बेंजीन क्या हो जाता है? पाई बॉन्ड सिस्टम लोकलाइज यानी रुक जाता है। रुक जाता है तो फिर बेंजीन कौन सा बिहेव शो करती है? अनसेचुरेटेड शो करती है, पर वो नॉर्मली नहीं करती है। उसके लिए हमें कुछ रिएक्टेंट जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन उसमें ऐड करने होंगे, और हीट, प्रेशर, कैटलिस्ट ये भी फिक्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। फिर ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि बेंजीन जो है वो बिहेव करेगा, वो एक्ट करेगा एज अनसेचुरेटेड। जब अनसेचुरेटेड होगा तो एडिशन रिएक्शंस होंगे, और जब ये सैचुरेटेड होगा तो फिर कौन से? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, बट वो कौन से वाले? इलेक्ट्रोफिलिक। तो अब नेक्स्ट टाइम हमारा जो बेंजीन का टॉपिक होगा वो होगा कि बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होंगे और कैसे होते हैं। जब ये सैचुरेटेड होता है और जब इसके पाई बॉन्ड के सिस्टम को रोटेशन से रोका गया
तो फिर ये अनसेचुरेटेड कैरेक्टर शो करेगा और ये फिर क्या बन जाएगा, एक अनसेचुरेटेड या एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं। तो हम कल इसी लेक्चर से दोबारा स्टार्ट लेंगे। तो आज हम यहाँ पे लेक्चर को ब्रेक देते हैं। तो कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बेंजीन के रिएक्शंस के साथ। तब तक आपको इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।